सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकेम एकेडमी बच्चों। तो अपन आज जो है क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इसी के साथ साथ आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लेक्चर है वो हमारे लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे, प्लस स्पेशल क्लासेस में मिल जाएंगे शाम को 8 बजे से, है ना। आप इन सारे क्लासेस को देखिए बच्चों। ये डेली क्लास आपकी चलेगी, डेली आपको 10:30 पे क्लास मिल जाएगी, है ना। तो आप जाके इन सारे क्लासेस को देखिए, वहाँ पे डेफिनेटली दीज क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये क्लासेस बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो अपन आज क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली है आपको इस लेक्चर के अंदर, देख लीजिए। वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक। ये पहला चैप्टर है तो बेसिक से ही अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर एक टाइप से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा। आपको कॉम्पटन इफेक्ट के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाए जाएंगे, है ना। आपको जो है जो बेसिक होता है, मतलब, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपन स्टैट में पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशंस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम्स, जैसे आप अगर जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी अगर आप फिजिक्स का एग्जाम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको वीडियोज मिलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, अगर आप किसी भी अपने एमएससी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक की बातें जो है हर बच्चे को क्लियरली अंडरस्टूड हो गई होगी। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट होता है। एक्चुअली आपके पास मैकेनिक्स के दो हिस्से होते हैं, है ना। मैकेनिक्स अपन दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं यार। एक क्लासिकल मैकेनिक्स है, दूसरा जो है क्वांटम मैकेनिक्स है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। बट क्लासिकल मैकेनिक्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशन के बाद, जैसे लाइट का जो नेचर है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, लाइट जो है वो वेव नेचर पजेस करती है ना। ये हमारा क्लासिकल अप्रोच है। बट कुछ ऐसे फिनोमिनाज हमारे पास है, जैसे कुछ फिनोमिना मैं आपको बता दूं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है ना, जैसे आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही स्टार्ट हुआ था। पेयर प्रोडक्शन है, पेयर एनिलेशन है। ये बच्चों ऐसे टॉपिक है हमारे पास, ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप लाइट का वेव नेचर लेके चलेंगे, लाइट को अगर वेव मानते हुए इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई भी चीज आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पार्टिकल जो लाइट है उसका कौन सा नेचर यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने पार्टिकल नेचर के साथ भी स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे अब यहाँ पे चीजें समझ में आने लगेगी। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑलमोस्ट जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मतलब किसी भी एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ाई जाएंगी क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप स्टार्ट करें, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप स्टार्ट करें बच्चों, तो यू कैन सी क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इमिशन होता है, एमिशन है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि सिंपली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेडिएशन। जब आप लाइट रेडिएशन को किसी सरफेस पे एमिट कराते हैं तो फोटो एमिशन कहलाता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फोटोन के कारण निकले हैं। और दूसरी कंडीशन, जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण, उसको कहा जाएगा फोटो करंट। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप रेडिएशन को किसी मेटल सरफेस पे गिराते हैं, तो मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है, दैट इज नोन एज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फोटो एमिशन आप इसको कह सकते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस, अपन आगे को डिस्कस करते हैं कि आगे को किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम आगे को चलेगी, है ना। किस तरीके से आगे की प्रॉब्लम आपकी चलेगी यहाँ पे। वी विल स्टार्ट नाउ दिस। ओके एवरीवन, तो नाउ सी क्या हम यहाँ पे करने वाले हैं, कैसे आपकी चीजें आगे को प्रोसीड होंगी। सी मान लीजिए एक आपके पास जो है वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, दिख रहा है आपको, एक मेटल सरफेस यहाँ पे दिख रही है। तो जब इस पे फोटोन एमिट हो रहे हैं, यहाँ पे लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, यू आर क्लियरली सी दिस, इस सरफेस पे लाइट एमिट हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा। क्योंकि जब भी इस मेटल सरफेस पे, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे फोटोन गिरा एच म्यू एनर्जी के साथ, तो जो एच न्यू एनर्जी है उसमें से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इस बैरियर को तोड़ते हुए, जो भी यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है उसका, मेटल के अंदर आयन कोर का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ते हुए कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
जैसे ही एमिशन होगा तो ये सर्किट यहां से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पूरा होने लगेगा। तो सर्किट पूरा होगा तो हमें क्या होगा, एमीटर पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। यहां से बैटरी कनेक्ट है, पहले ये कनेक्शन ब्रेक था आपका, जैसे ही हमने यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए लाइट की हेल्प से, तो करंट जो है यहां से फ्लो करने लगे, एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, यानी कि हमने क्या कर दिया, लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉनों को एमिट कर दिया। तो ये इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो अब आप इस थ्योरी को क्लासिकल मैकेनिक की हेल्प से बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं। इसको समझाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है सर, इसको समझाने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ती है। बिना क्वांटम मैकेनिक की हेल्प से ये फिनोमेना नहीं समझाया जा सकता। अगर आप इसको कोशिश भी करें समझाने की, फिर भी ये बहुत डिफिकल्ट फिनोमेना है विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो क्वांटम अप्रोच में हमने सीखा कि सिंस हमने माना कि जो लाइट है यानी कि फोटोन है, कंसिस्ट ऑफ, किससे बना है, कंसिस्ट ऑफ फोटोन। फोटोन थ्योरी का आवेश यहाँ पे आवागमन हो रहा है, मतलब फोटोन थ्योरी यहाँ पे स्टार्ट होनी, पढ़नी स्टार्ट की हमने। कंसिस्ट ऑफ फोटोन, फोटोन से मिलके बना है। ओके, और फोटोन अपन के पार्टिकल होते हैं, है ना, प्योरली पार्टिकल नेचर पजेज करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल का एक पार्ट है। एंड ईच फोटोन, सिंस यू नो, ईच फोटोन जो होता है, फोटोन हैव एनर्जी, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी से एनर्जी ई बराबर कितना होता है, एच न्यू होता है ना। क्वांटाइज होती है वैसे फोटोन की एनर्जी, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, वट एवर, कुछ भी हो सकती है। तो सोचिए, इलेक्ट्रॉन जब है, ये फोटोन जो है एच न्यू एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पे टकरा है, तो हर एक मेटल का अपना एक क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन मतलब जो पॉजिटिव आयन कोर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो वर्क फंक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। आप अगर मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाह रहे हैं, बाहर लाना चाह रहे हैं, तो यू रिक्वायर टू गिव सम ऑफ द एनर्जी। आपको कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ अपन को क्या देनी पड़ेगी बच्चों, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या आया, बाहर आया, है ना। सो जो एच न्यू एनर्जी है उसकी, वो कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ था, सरफेस पे तो था नहीं कि सीधे बाहर आ जाएगा, यहाँ था। तो जितने यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये मत सोचिए कि सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि सबको बाहर निकालने में अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है हमें। ओके, तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपन को सरफेस तक लाना पड़ेगा, और जब आप इसको सरफेस तक ले आएंगे तो फिर बच्चों कहाँ ला जाना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। तो एच न्यू जो है, कुछ तो सरफेस तक लाने में खर्च हुआ, बाकी जो बची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को दे दी उसने कि भैया जब खुश हो, काइनेटिक एनर्जी आप यहां से गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। क्लियर टू एवरीबडी। तो यानी कि एक इक्वेशन आई, बड़ी फेमस इक्वेशन है, दिस इज द आइंस्टीन इक्वेशन। यहां से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो ये एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन जो होता है किसी मटेरियल का, है ना, किसी भी मटेरियल का वर्क फंक्शन जो होता है वो एच न्यू जीरो के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भाई न्यू जीरो क्या है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो न्यू जीरो है। तो न्यू जीरो को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे कि सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो सकता, यानी कि, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, यहां से आप देख रहे हो लाइट आ रही है ना, इस मेटल सरफेस पे गिर रही है। तो जो मेटल सरफेस पे लाइट गिर रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है यहां से लाइट आने वाली, वो न्यू, अगर न्यू जीरो से छोटी है, तो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। सो अपन के इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस प्लेट की ओर मूव करने लगे, और यहां पे जो है आपके पास एक प्लेट है। अगर सोचिए, एक बात सोचिए, ये काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे, तो करंट फ्लो होने लग गया सर्किट में, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से करंट फ्लो हो रहा है, मजा आ रहा है। पर अगर आप यदि इस प्लेट को कैसा चार्ज दे दें, नेगेटिव चार्ज दे दें, आवेश कैसा दे दें बच्चों, प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दें, तो यार सोचिए ना, अगर आप इसको नेगेटिव देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को आने देगा क्या, नहीं, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है, इसको अगर आप नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो जितना इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनों को आने से रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, उनसे कह रहा है कि मत आओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसीलिए इसका नाम है ना, बिकॉज इट स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इन जनरली
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ईवी के बराबर होती है। वी यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आपको पता है कि ये हाफ एम बी स्क्वायर जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू ईवी, है ना, क्यूवी होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ईवी हो गई हमारी। तो हमारे पास फंक्शन क्या बचा, ईवी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बच्चों। एच बाहर ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू जीरो लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से इस इक्वेशन को लिखिए। यहाँ पे एच न्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं v बराबर एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू अपॉन ई, है ना। ये इसको आप कंपेयर कीजिए y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा प्यारा सा। इस ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बीच में ग्राफ है अगर v और न्यू के बीच में मतलब अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूं, फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो अपन को एक ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, बहुत जानदार तरीके से अपन को एक कैसा मिलने वाला है, ये जो ग्राफ आपके सामने बना रखा है भैया, ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। ये जो है ये क्या है, यहाँ पे न्यू जब है न्यू जीरो के बराबर है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो टर्म है ये एच अपॉन ई हो गया, एच न्यू नॉट अपॉन ई माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना। और इसका स्लोप देखिए, इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर है, एच अपॉन ई के बराबर। एम की जगह कितना है यहाँ पे, एच अपॉन ई है ना। तो ये ग्राफ आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जिस स्लोप से आपको एच अपॉन ई की वैल्यू निकलती है, तो एच निकालने के लिए आपको क्या करना है, ई इंटू स्लोप करना है। ठीक है सर, पहला डिस्कशन यहां पे कंप्लीट हुआ। फिर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू हमेशा न्यू से बड़ी या जीरो होगी, ठीक है, देन ओनली क्या होगा, देन ओनली इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके इजेक्ट, इससे नीचे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है अपन की। ओके, फिर क्या बातें आती है, फिर क्वांटम अप्रोच ही अपना रहे हम सीधे। होता ही है कि जैसे जैसे एज यू नो कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन, यू सी ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, एच न्यू पे डिपेंड कर रही है ना, एच न्यू पे डिपेंड कर रही है मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी से कोई वास्ता नहीं है इसका। तो यार काइनेटिक एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो यू नो जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा, उतना ज्यादा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है मेरे भाई, स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है आपका, ठीक है, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दिस इज ऑल्सो मस्ट बी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। बराबर नहीं है, डिपेंडेंसी है इनकी फ्रीक्वेंसी पे, ये दोनों चीजें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड। केवल और केवल एक टर्म होता है जो फोटो करंट होता है। फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा, फोटो करंट डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे। यार जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना फोटो करंट फ्लो करेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कम फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो कम करंट फ्लो करेगा, ज्यादा कर रहे तो ज्यादा। जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना फोटो करंट फ्लो करेगा भाई, समझ रहे हैं बात को। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है फोटो करंट, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। देखिए दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप कंफ्यूज होंगे कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, रिमेंबर। ओके, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये अपन का किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, है ना, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। बट रिमेंबर दिस, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। ओके, ये जो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे यहां से, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट टर्म नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इट नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ओके, इट नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी बच्चों, इट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ओनली। सो इसका मतलब है फोटो करंट जो है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर अपन एक ग्राफ खींचे ना आई और आई के बीच में, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ग्राफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ग्राफिकल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। ये बच्चों आपको सारी की सारी चीजें फिजिकैम एकेडमी जो है हमारी, उसके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए,
कोई भी बच्चा अगर स्टडी मटेरियल या कुछ भी मेरे साथ डिस्कशन वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इस फिजिकैम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, है ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां पे आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ अब मैं कुछ दिखाता हूं यहाँ पे। देखिए, अगर अपन वेरिएशन ऑफ करंट देखना चाहें या स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना चाहें, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद इंटेंसिटी, आपको पता है इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी से क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई वास्ता ही नहीं है। किसका वास्ता है इससे? इससे तो करंट का वास्ता है। तो अगर आप दिखा भी लोगे किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इंटेंसिटी का, अलग अलग इंटेंसिटी पे अगर आप लाइट गिराओगे तो क्या होगा, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, भले ही करंट सबके करस्पॉन्डिंग अलग अलग है। करंट है, दिस इज कॉल्ड करंट। तो यू सीन फ्रॉम हेयर कि इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये इस फॉर्म को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को समझ पा रहे हैं तो बाकी चीजें भी आप जो है इजीली अंडरस्टूड कर ही पा रहे होंगे। अगर आप इस फॉर्म को नहीं समझ रहे हैं तो और चीज भी नहीं समझ पा रहे होंगे। इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, कोई समस्या नहीं है, वी आर एग्री विद दिस। इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, वी आर एग्री विद दिस। देखो I3 मैंने बड़ा लिखा है I2 से I1 से, बट ये नहीं है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम है क्योंकि इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है उसका। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो नाउ अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक और चीज देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। देखो इस पे तो डिपेंडेंसी है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो सी वी, यहाँ पे करंट है तो अपन को ऐसे ग्राफ मिलेंगे। सी करंट यहाँ पे कुछ देर के बाद सेचुरेशन आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, बट हेयर यू कैन सी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग है। यू सी V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो आप इस ग्राफ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रही होगी, न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, है ना। कुछ कर्व, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन निपटा सकते हैं। कोई भी XYZ अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन पूछा हो ना यहाँ से बच्चों, आप उसको निपटा सकते हैं। बस अपन को क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि किन चीजों पे आपको फोकस करना है यहाँ पे। एक तो ये ग्राफ का फिनोमिना समझ में आना चाहिए, ये वेरिएशन का फिनोमिना अपन को समझ में आना चाहिए, है ना, ये इक्वेशन अपन को समझ में आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी अपन को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे तो बाकी जो चीजें हैं अपने आप ही कवर होती रहेंगी, अपने आप ही कवर होती रहेंगी। ओके, चलिए यहां तक की कहानी समझ में आ गई, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये बहुत बेसिक सा आइडिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। जो सेकंड फिनोमिना आप नहीं समझ पाते हो, यानी कि जो सेकंड फिनोमिना इंपॉर्टेंट है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो है कॉम्पटन इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही ये भी एक इफेक्ट है जो कि आपको फिर से दोबारा से यही चीज बताता है कि भैया हमारा जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी पजेस्ट करती है ना। अब आपकी लाइट, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लोगे, जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लोगे, तो आप लाइट को पार्टिकल नहीं कहोगे या वेव नहीं कहोगे, केवल आप दोनों नेचर को एक साथ लेके चलोगे। साइमल्टेनियस नेचर है, आप कहोगे सर ये पार्टिकल नेचर भी पजेस कर लेता है कभी कभी, और कभी कभी इसके पास जो है वेव नेचर भी आता है। तो यहाँ पे एक सिंगल नेचर को अपन पकड़ के नहीं चल रहे होंगे। तो नाउ सी कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार। कॉम्पटन इफेक्ट भी काफी मजेदार चीज है। क्या होता है समझिए कॉम्पटन इफेक्ट में। कॉम्पटन इफेक्ट में होता है कि जब कोई फोटोन, जनरली इसको एक्स रे ले लेते हैं, तो इंसिडेंट होता है किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, टारगेट पे रेस्ट करता है। ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, मैक्सिममली हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सो यू नॉट बॉदर अबाउट दिस। तो जब भी, क्या कहा मैंने, जब भी कोई फोटोन जो कि मूव कर रहा है हैविंग अ इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा आई, किसी रेस्ट के फोटोन से टकराता है, और ये कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये कोलिजन, दिस कोलिजन शुड बी इलास्टिक।
अगर ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो फिर कहानी को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जो कोलिजन है हमारा, वो कोलिजन कैसा है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसके बाद ये फोटोन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर को गया, फोटोन यहां को स्कैटर्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड फोटोन एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, है ना। एक स्कैटर्ड फोटोन है, दूसरा अपन का क्या है? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो फाई एंगल पे बना, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है फोटोन का वो थीटा है, अपने पाथ से डेविएट हो चुका है। तो होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? इट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि इसकी जो वेवलेंथ है वो किससे ज्यादा होती है? इससे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब ये पार्टिकल नेचर पजेस करे। अगर ये वेव नेचर पजेस कर रहा है तो ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है, ये जो चीज यहां पे बना रखी है आपके सामने, कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ डिफरेंस तभी हो सकती है जब इनकी ये पार्टिकल नेचर पजेस कर रहा हो, एक्सरे या फोटोन। सो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है इसको शिफ्ट कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। अभी हम ड्राइव करेंगे इसको। तो कॉम्पटन शिफ्ट आता है एच अपॉन एम ई इंटू सी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी, 1 - कॉस थीटा, यानी कि स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है। समझ पाई बात को? व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ओके, सो सी, सिंस आपका इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इतना इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, है ना। अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं बच्चों, अगर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, एच न्यू फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? एच न्यू अपॉन सी। तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन का 0 है इनिशियली, प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी के एंगल ले लो, एक्स एक्सेस में इसका ये कंपोनेंट कॉस फाई, इलेक्ट्रॉन का भी कॉस फाई। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस ऑफ फाई, नहीं कॉस ऑफ थीटा, सॉरी, है ना, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा है हमारा स्कैटरिंग का एंगल। तो अपन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें। अपन इसको लेते हैं कॉस ऑफ थीटा, cos of theta plus electron for momentum p cos of phi. I hope this is clear to everyone. Along x axis ये along horizontal हमने लगा दिया। Similarly if you apply this along vertical, तो vertical में initial momentum कोई है नहीं ना, तो वर्टिकल में ये जा रहा था ना ये जा रहा था, इनिशियल मोमेंटम है नहीं। बट अपन का फाइनल मोमेंटम वर्टिकल एक्सिस में है, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन ऑफ थीटा माइनस 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 पी साइन ऑफ थीटा। So these are the two very very important equations for us. These are the very 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 important equation जिनको अपन क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक है। तो यहां से दो चीजें निकल रही है, एक तो ऊपर वाले से ये फाई होगा ना, पी कॉस फाई निकल रहा है ना। यहां से कितना निकल रहा है? एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस ऑफ थीटा, और पी साइन ऑफ फाई निकल रहा है। यहां से कितना निकल रहा है देखो, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इक्वेशन फोर्थ। एक काम करो, इक्वेशन थर्ड लो, इक्वेशन फोर्थ लो, दो इक्वेशन मिली है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। ओके, आप क्या करिए, आप क्या कीजिए अब जो है ना, अपन इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। अपन क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो आपको यहां से कुछ मिलेगा स्क्वायर करके ऐड करने पे। अगर आप डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, एमएससी के जो स्टूडेंट होंगे उनका डेरिवेशन काम का है यहाँ पे, बाकी बच्चों को बॉदर नहीं करना है डेरिवेशन के बारे में। जो एमएससी स्टूडेंट है वो एक बार सीख लीजिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा भाई, एच न्यू स्क्वायर, एच न्यू स्क्वायर होगा यहाँ पे, और एच न्यू डैश स्क्वायर, है ना, और माइनस का हो जा रहा होगा ना, -2 एच न्यू डैश, यहाँ पे देख लीजिए, और फाइव क्या आ रहा है आपके पास, इन दोनों को स्क्वायर करके 1 हो गया, थीटा मिल गया। ओके, कॉस ऑफ थीटा आई थिंक, क्योंकि एक तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो आई होप टिल दिस पॉइंट नो बडी हैव एनी प्रॉब्लम। यू ऑल्सो नो काइनेटिक एनर्जी जो होती है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर सी की पावर 4, याद होना चाहिए पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों, सो अपन यहां तक भी पहुंच गए, यहां तक भी अपन को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहां तक भी अपन को जो है कोई दिक्कतों का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। आई होप यहां तक एवरी वन ऑफ यू क्लियर कि क्या करना है, क्या करना है, यहां से हर बच्चे को क्लियर है। यहां से भी आपको पी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल रहा होगा, इसको इधर ले जाओ, स्क्वायर कर लो, तो यू गेट द पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जस्ट डेरिवेटिव पार्ट है, एच न्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, एच न्यू डैश, ओके, माइनस 2ab, ऐसा आ रहा है भाई, और प्लस बच रहा होगा आपके पास, यही है ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2ab, अगर हम इसको पूरा एक माने, अच्छा इसको एक माने, इसको एक माने, तो इस तरीके से होगा 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ए मान लिया, इसको पूरा ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, यहां तक पहुंच गई। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इसको इक्वेशन फिफ्थ कह दो, इसको इक्वेशन सिक्स कर दो, इक्वेट कर दो, जस्ट इक्वेट दीज टू इक्वेशन को इक्वेट कर दो बच्चों। तो क्या मिलेगा हमारे पास, जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे, कैंसिल आउट हो जा रहे, तो मिल रहा होगा 2m0 सी स्क्वायर, यहां से देखो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, है ना, 2m, और यहां से मिल रहा होगा 2 एच न्यू डैश 1 माइनस कॉस ऑफ क्या बचा हुआ हमारे पास, थीटा बचा हुआ, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, यहां तक क्लियर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू की जगह सी बाई लेमडा रखेंगे, अपॉन 1 माइनस अपॉन 1 अपॉन एम ई इंटू सी, एच अपॉन एम ई इंटू सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो सी कितना इजीली अपन इसको कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा टफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, किताब में आपको कैसा भी दिया हो, यू नॉट नीड टू बॉदर दिस, जस्ट सी कितना आसान तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके के कंजर्वेशन अपन के पास हो रहे हैं, ओके बच्चों। तो कॉम्पटन इफेक्ट में इसको कहा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट, दिस इज योर कॉम्पटन शिफ्ट जो निकला है, और ये जो टर्म है ये इसको कहते हैं एच सी, कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू है एच अपॉन एम ई इंटू सी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी अपन याद कर सकते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद कर सकते हैं, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी, इज दैट क्लियर। दिस टर्म इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा आप इसको कह सकते हो, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है। और मैक्सिमम जैम में जो क्वेश्चन आता है, एक तो 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, जैम में या अदर गेट नेट में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। मैक्सिमम शिफ्ट जो होता है कॉम्पटन शिफ्ट, वो थीटा इक्वल टू 180 के करस्पॉन्डिंग होता है, और कितना होता है 2h अपॉन m इंटू सी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बोथ द लेक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इससे आगे का, यानी कि कल 10:30 बजे आपको जो लेक्चर मिलेगा, है ना, उस लेक्चर में यहां से जस्ट आगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो होप सो आपको पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, एंड सपोर्ट अस।